तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और इसमें हम फरवरी का जो लास्ट वाला हमारा पार्ट बचा है वो हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करेंगे। एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अब भारत इसमें टॉप पर है तो ये प्रश्न हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम बात कर लें कौन सी रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो ये है इंडस वैली रिपोर्ट 2025, जिसको जारी किया है मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। क्या बताया रिपोर्ट में कि 2024 में कंपनियों के द्वारा जो आईपीओ लाए जाते हैं उसके माध्यम से जो धन जुटाया जाता है, लोगों से धन लिया जाता है अपने अपने शेयर दे करके, यही होता है आईपीओ में, मैंने आपको समझाया था। तो उसके मामले में भारत नंबर 1 है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि कोई भी एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, वो पहले, जैसे मान लो क्रिक एग्जाम नाम की एक कंपनी है, अभी तक हम शेयर मार्केट में नहीं है, लेकिन और सारे के सारे 100 के 100% शेयर मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को पब्लिक से पैसा उठाना है तो मैं इसको स्टॉक मार्केट में लेकर के आऊंगा, लिस्ट कराऊंगा। उसके लिए मेरे को आईपीओ लाना पड़ेगा सेबी की परमिशन लेकर के। तो मैं हो सकता है कि 30% शेयर पब्लिक में बांट दूंगा आईपीओ के माध्यम से और आप लोगों से पैसे उठा लूंगा। तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे और आप लोगों को मेरे कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आईपीओ में। तो इसमें यही बताया गया है कि 2024 में कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से बहुत ज्यादा धन जुटाया है। कहां पे? भारत ने। मतलब भारत में आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया है, ऐसा बताया है इस रिपोर्ट में 2024 में। और कितना है, पहले तो कितने आईपीओज आए, कितनी कंपनियों के आईपीओज आए, तो 268 आईपीओज आए हैं। और इन आईपीओ के माध्यम से कितना धन जुटाया गया? 19.5 बिलियन डॉलर, जो कि पूरी दुनिया में जितने भी आईपीओज आए हैं, जितने भी देशों में आए हैं, उनका 23% मात्र भारत में है। और भारत में ही 2024 की हम बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो हुंडई मोटर का आया था। कितना बड़ा है? 27,870 करोड़ रुपए का, यानी कि 3.31 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो इतना सा याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड ट्रॉफी को जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड की। मतलब जिस तरह से आईपीएल होता है इन क्रिकेट में, तो उसी के आधार पर फुटबॉल की एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। पहली बार 2019-20 में इसको शुरू किया गया था। इस बार आप देखोगे तो 2024-25 में इसका ये छठा संस्करण है, जो कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में जो विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टेडियम है वहां पर हुआ, जिसको जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स फुटबॉल क्लब ने। और इसी क्लब को मैरिनर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने किसको हराया? उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हराया है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट वाला, टोटल 6 एडिशन हो चुके हैं ना अभी तक, तो ये 6th वाला एडिशन है जो अभी हुआ, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। पहला वाला जो एडिशन है वो किसने जीता था? एफसी गोवा ने जीता था। ये भी ध्यान रख। अगला देखते हैं। अच्छा, उसके पहले आप मेरे को एक उत्तर देना, एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अभी 78th नंबर की अभी संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, उसको किसने जीता? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने उसको जीता है केरल को हरा करके। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है। क्या है? अभी संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में किया गया। भारत में किया गया इसलिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों का ये सम्मेलन हुआ, पहला संस्करण हुआ, पहली बार हुआ अभी फरवरी में ही। कहां पे? नई दिल्ली में हुआ। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। मतलब जो शांति सैनिक हैं वो सबसे ज्यादा भारत से आते हैं, दूसरे नंबर पर है भारत इस मामले में। अच्छा, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? हमारे विदेश मंत्रालय ने किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने। किसके साथ मिलकर के? रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन किया। इसकी थीम क्या रही? शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, यानी कि वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे विदेश मंत्री जो है कौन? सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है
कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसका नाम क्या है? प्रकृति। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नाम याद जरूर रखना आप। इसका नाम, इस सम्मेलन को नाम दिया है प्रकृति। इसका आयोजन अभी फरवरी में ही हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और आयोजन किया किसने? इसका आयोजन किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे जो बिजली और आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, तो कार्बन बाजार पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकृति इसका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी गवाह सुरक्षा योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा ने इसको शुरू किया है। हरियाणा ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को शुरू किया। उद्देश्य नाम से समझ में आ रहा है, विटनेस जो भी होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, क्योंकि जब वो गवाही देते हैं तो अपोजिट जो पार्टी होती है वो उन पे हमला करा दी, उनके परिवार पे हमला कर देती है। तो इन सब चीजों से उनकी रक्षा करने के लिए ये स्कीम शुरू की है हरियाणा ने। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया भैया। जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं क्योंकि, और क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक मर्ज इनका नाम है। और इनके पहले कौन थे? ओलाफ स्कोल्ज थे। तो अब फ्रेडरिक मर्ज का नाम आपको याद रखना है। हर मर्ज की दवा फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। जर्मनी एक बार ले चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में यूरोपीय देश जर्मनी। कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और चांसलर अभी हमने देखा हर मर्ज की दवा फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, अगले देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी खान मंत्रालय ने किन खनिजों को, किन मिनरल्स को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा ये चारों, बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को। मतलब अभी तक ये लघु खनिजों की कैटेगरी में आते थे और अब इनको निकाल करके मेन जो खनिज होते हैं, मेजर जो मिनरल्स हैं, प्रमुख खनिज होते हैं, उनमें डाल दिया गया है। तो चारों के नाम ध्यान रखना। अच्छा, वैसे हमारे खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है, ये याद रखना। और खान से याद आएगा, अभी खान मंत्रालय ने अभी इसी साल तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे? कोणार्क, उड़ीसा में। और अभी बजट में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए? 16,300 करोड़ रुपए। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया जाता है असम में। तो असम के गुवाहाटी में झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि झुमोयर बिनंदिनी नृत्य, इसका आयोजन भी ये यहीं पे ये नृत्य होता है, उसी को यही कहते हैं झुमोयर नृत्य। कहाँ पे होता है? असम में होता है। किसी तरह से प्रश्न आ सकता है, एग्जाम में पूछ लेगा झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम कहाँ पे हुआ या झुमोयर नृत्य कहाँ पे हुआ, तो असम इसका आंसर। और इस महोत्सव में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो प्रश्न इसलिए और न्यूज में था, चर्चा में था, तो ध्यान में रखना इसको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एआई मॉडल है मैग्मा, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। मैग्मा नाम से एक एआई मॉडल है। तो ये क्या कर सकता है? ये न केवल जो टेक्स्ट होगा उसको, बल्कि इमेजेस को भी और वीडियोस को भी समझ सकता है और उन पर काम भी कर सकता है। तो अब इसको मैग्मा को लॉन्च किया, याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्टैटिक देखेंगे, स्थापना होती 1975, फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, सीईओ सत्या नडेला है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने कहा कि ये दुनिया के पहले विकलांग या यूं कहूं कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। और उनका नाम क्या है? उनका नाम आप याद रखना, जॉन मैकफॉल उनका नाम है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये तीन बातें याद रख लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया ने जीता है। अब कौन सी चैंपियनशिप है? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप, और इस बार इसका चौथा संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? किंगदाओ, चीन में हुआ। जीत लिया इंडोनेशिया ने, पहली बार जीता है इंडोनेशिया ने। यहाँ पे किसे हराया? चाइना को हराया है। ये चैंपियनशिप हर 2 साल में एक बार होती है। तो पहली बार जब ये हुई थी 2017 में,
तो वियतनाम में हुई थी, उसको जापान ने जीता था। इस बार 2025 वाला चौथा संस्करण है, चाइना में हुआ, इंडोनेशिया विजेता रहा, चाइना को हराया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, और ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया या लिस्ट किया गया, तो उसका नाम क्या है? उस बुक का नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है, अब ये जीतेगी नहीं जीतेगी वो अलग बात है, लेकिन पहली बार कोई कन्नड़ बुक है जो इस सूची में शामिल की गई है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। तो कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, और उन्हीं की ये एक बुक है जिसका नाम हार्ट लैम्प है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने, और अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए इसको चुना गया है। और ये पहली बार है, हमने कहा था ये पहली बार है जब किसी कन्नड़ पुस्तक को इस सूची में शामिल किया गया हो। अब देखो, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अभी तो शामिल किया गया, इनको चुना जाता है नहीं चुना जाता फाइनल में, वो अलग बात है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं आपको 24 वाले रिवाइज कराऊं कि बुकर पुरस्कार 2024 ये सामंता हार्वे को चुना गया था, ब्रिटेन की हैं, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जेनी अर्पेनबेक को चुना था, वो जर्मनी की लेखिका हैं, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी आयुष मंत्रालय ने अभी 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें से कौन नहीं है? मतलब ऑप्शन आपके पास 4 दे दिए, 3 को सम्मानित किया गया और 1 नहीं, वो बताना है। तो दाऊ दयाल जोशी ये गलत आंसर है, ये तीनों राइट आंसर है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। हमारा जो आयुष मंत्रालय है, अब इसने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में असाधारण योगदान के लिए भी 3 चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो 3 व्यक्ति हैं, वैद्य तारा चंद शर्मा, और वैद्य माया राम उनियाल, और वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक आई है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा नमिता गोखले ने लिखा है। नमिता गोखले ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी फाउंडर भी हैं ये, और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है। इनसे एक और बुक मैं आपको बता दूं जो 2021 में उन्होंने इस बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, उस बुक का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसी के लिए इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नमिता गोखले का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ यानी कि आर्टिफिशियल रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ आर्टिफिशियल रीफ है, ये महाराष्ट्र के द्वारा बनाया जाएगा। और इसके लिए इंडियन नेवी ने उनका एक जो जहाज है INS गुलदार, उसको महाराष्ट्र को सौंप दिया है। तो इसे पानी में डुबो करके अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। INS गुलदार की बात करें जिसे पानी में डुबाया जाएगा ये बनाने के लिए, तो ये भारत की कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप है। इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। 1985 में इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया था, अभी 2024 में डिकमीशन कर दिया गया, और अब इसे पानी में डुबो करके हम भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सर्विसेज ने जीता है। बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप की, इस बार 71 नंबर का एडिशन हुआ इसका। कहां पर हुआ ये? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। इसको फाइनली सर्विसेज ने जीत लिया। सर्विसेज ने यहाँ पे हराया किसे? रेलवे को हराया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड ये कहां पर मिला है? तो आंसर हो जाएगा मोरक्को में। तो अभी नए क्रैश टेस्ट जो नॉर्म्स आए हैं, और 2 पहिया वाहनों में जो अनिवार्य ABS सिस्टम वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभी भारत और मोरक्को, इन दोनों देशों को ये प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और कहाँ पे दिया गया? मोरक्को में ये सम्मान दिया गया है। एक्चुअली में अभी जो चौथा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ था मोरक्को में, वहीं पे ये सम्मान इनको दिया गया, और टारगेट भी रखा वहां पे 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड जो कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, किन्हें दिया गया? भारत और मोरक्को को दिया गया। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल क्या होती है? तो रबात इसकी कैपिटल होती है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी न्योकुम युलो उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में ये न्योकुम युलो उत्सव मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा पूछोगे तो अरुणाचल प्रदेश के जो नीशी जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। उनका ये कृषि त्योहार है, आप कह सकते हो। नीशी जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने भी उस उत्सव में भाग लिया और वहां पर उन्होंने कबक योनो को सम्मानित किया। कबक योनो ये कौन है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं और नीशी जनजाति की पहली महिला है। और इन्हीं को अभी इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। तो सिंपल सा याद रखना, न्योकुम योलो उत्सव ये न्यूज में है। कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा, नीशी जनजाति के द्वारा। इनका एक कृषि त्योहार है। अगला देखते हैं हम। तो अगले में पूछ रहे हैं कि दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ये कहां पर हुआ, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बात कर रहे हैं पिंक लेडीज कप 2025 की, और आप कह सकते हो ये महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ। कहां पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा में जो अल हमरिया स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर हुआ ये, और अभी फरवरी में हुआ, जिसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे भारत और चौथे पे जॉर्डन। इन चारों ही टीमों ने हिस्सा लिया था। तो उनकी रैंकिंग मैंने आपको बता दी किस तरह से ये यहाँ पे रहे। और याद रखना, जो भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम है ना, उसको ब्लू टाइग्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत की टीम ने भी हिस्सा लिया था। तो लगे हाथ की पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना कभी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो। बाकी ये दूसरा पिंक लेडीज कप था, वो हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है गीतिका लीडर ने। तो एक्चुअली में ये जो बुक है ये भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे, ब्रिगेडियर LS लीडर, ये उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। और उनकी तो डेथ हो चुकी है। आपको याद होगा 2021 में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे जो पहले भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, उनका डेथ हो गया था। तो उसी में ये भी बैठे हुए थे। कौन, जो हमने कहा ब्रिगेडियर LS लीडर, इनका भी डेथ हो गया। तो अभी उन्हीं की वाइफ ने, जिनका नाम गीतिका लीडर है, उन्होंने उनके ऊपर ये बुक लिखी है। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछे, अभी हाल ही में परीक्षण टेस्टिंग की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्टर रेंज की अधिकतम मारक यानी का मारक क्षमता यानी कि रेंज पूछ रहे, ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर की। तो अभी भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से अभी 25 फरवरी को ही स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का भी सफल परीक्षण किया। कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से। और इसे भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। और ये देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, जो कि समुद्र की लहरों से ऊपर उड़ते हुए अपने लक्ष्य को वार करने में सक्षम। ये जो मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट और मैन इन लूप विशेषताओं से लैस है। आपको बता, फायर एंड फॉरगेट का मतलब, जैसे कि यहाँ पे आपका लक्ष्य है, आपने यहाँ से मिसाइल को उस लक्ष्य को टारगेट करके छोड़ दिया। अब आपने मिसाइल छोड़ दिया, अब आपका लक्ष्य उठ करके यहाँ आ जाता है, तो ये अपने आप उसको फॉलो करते हुए अपना पाथ चेंज कर लेगी और तब तक करती रहेगी जब तक कि उसे फोड़ ना रहे। ये लक्ष्य कितना ही चेंज करता रहे, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए आपका टारगेट, ये भी चेंज कर लेगी अपनी डायरेक्शन और उसको फोड़ के ही मानेगी। ये तो बात हो गई फायर एंड फॉरगेट की बात, ठीक है। मैन इन लूप मतलब क्या होता है, मान लो आपने मिसाइल को यहाँ से दाग दिया, आपको लगा कि ये आपका लक्ष्य है, लेकिन 5 मिनट बाद आपको फोन आता है कि नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो ये है, ठीक है। लेकिन आपने लक्ष्य तो इसको सेट कर दिया और ये तो इसको फोड़ के मानेगी। लेकिन इसमें एक दूसरा फंक्शन भी है, एक दूसरी विशेषता भी है, मैन इन लूप। इसको आप छोड़ने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मिसाइल यहां तक पहुंची, फूटने वाली है, आप इसको सिग्नल दे दोगे कि भाई वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य यहां पर है, तो ये फिर बीच रास्ते में भी अपना रास्ता चेंज कर सकती है। मतलब आप इसको छोड़ने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हो, ये कहने वाली बात हो गई। इसकी स्पीड 0.8 किलोमीटर है। 0.8 है मतलब 1 से कम है तो सबसोनिक, हमने कहा था ना 1.5, तो 1 से कम सबसोनिक, और 1 से ज्यादा हो जाएगी, 5 से कम हो जाएगी तो सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा होगी तो हाइपरसोनिक।
और इसकी रेंज कितनी है? 55 किलोमीटर है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज का मिलकर के निर्माण कर रहे हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक योजना है, तो यही पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना है जो इसको शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान ने शुरू किया है। तो क्या होगा इसमें? एक तो ये याद रखना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है, तो शिक्षा से जुड़ी हुई ये संजीवनी योजना है। तो इसमें क्या होगा, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनका यहाँ पे दुर्घटना बीमा किया जाएगा। 1 लाख रुपए से लेके 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। और अभी इसको शुरू कर दिया है। कहाँ से? उदयपुर से शुरू किया है। जो राजस्थान राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और याद रखना इसमें पार्टनर कौन कौन है? वंडर सीमेंट, ज्यूरिक, कोटेक, जनरल इंश्योरेंस और SBI भारतीय स्टेट बैंक, ये तीनों इस योजना के भागीदार हैं, पार्टनर हैं। और सरकारी स्कूलों के कौन सी कक्षा तक के बच्चे पूछेंगे तो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे इसमें कवर होंगे, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो बेट द्वारका गुजरात में इसका आयोजन किया। किसने किया? भारतीय सेना, हमारे तट रक्षक बल और समुद्री पुलिस ने मिलकर के इसका आयोजन किया बेट द्वारका गुजरात में। कौन सा अभ्यास है? जल थल रक्षा अभ्यास। फिर अगले में पूछ रहे मोर्थ, मोर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसी ने अभी एक एनुअल रिपोर्ट 2024-25 को जारी किया और इसमें बताया कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे चाइना है और फिर आता है ब्राजील की बारी। तो अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने ही एक एनुअल रिपोर्ट 2024-25 को जारी किया और इसमें बताया गया कि भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले स्थान पे अमेरिका है। और भारत का सड़क नेटवर्क कितना है? 63.45 लाख किलोमीटर। और अगर पूछे नेशनल हाईवेज के बारे में तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में ये नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर था, जो अभी बढ़ करके 1.46 लाख किलोमीटर हो गया। तो हाईवे के निर्माण में आप देखोगे बड़ा है तो कितनी तेजी से बड़ा है, ये कितना गुना हो गया है? 2.8 टाइम्स हो गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44 है, NH44। तो उसकी लंबाई की अगर बात करोगे तो 3745 किलोमीटर ये लंबा है, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। तो हमारा प्रश्न क्या था अगर आप देखना चाहोगे तो भारत का सड़क नेटवर्क के मामले में, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा सड़क नेटवर्क है अमेरिका के बाद। चीन तीसरे पे है और चौथे पे ब्राजील है। ठीक है, अगला देखते हैं। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, नितिन गडकरी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड NGO डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को मनाया गया। हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे के रूप में मनाया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो गरीबों की, जो बेसहारा, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं ये लोग। थीम भी है एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एक अमेरिकी कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स नाम से, और इसने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। इसके लैंडर का नाम क्या है? तो आंसर होगा एथेना। एथेना इसके लैंडर का नाम है। तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स नाम से, और अभी इसने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। किसके द्वारा? फॉल्कन 9 के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसी का है फॉल्कन 9 और उसी के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, और इसमें जो लैंडर है उसका नाम एथेना है और जो ड्रोन है उसका नाम ग्रेस है। और हमने कहा ये इसका दूसरा चंद्र मिशन है। तो इसी ने इंट्यूटिव मशीन्स आया, मतलब इंट्यूटिव मशीन्स ने अपना पहला चंद्र मिशन ये लॉन्च किया था फरवरी 2024 में, और उसमें लैंडर का नाम ऑडिशियस था। और अभी हमने पढ़ा भी था अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई, इसने भी अपना एक चंद्र मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम ब्लू घोस्ट है। वैसे ये चंद्रमा पर अब लैंड भी कर चुका है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। बाकी ये लो, इसी के साथ
हमारा पूरा फरवरी वाला जो वीकली सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी क्विज वगैरह आपको मिल जाएगी कहाँ पे, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। वीकली सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मंथली आपको मिल जाएगा। उसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन हम लेकर के आ जाएंगे, और मार्च वाला ये भी 2-3 दिन में मैं पूरा कवर करवा दूंगा। इतने दिनों से मैं बहुत शेड्यूल बिगड़ गया था, घर में इतनी सारी शादियां थी, मेहमानों का आना जाना, मतलब पूरा जो सिस्टम था वो अस्त व्यस्त हो गया था। तो अभी फिर से ट्रैक पे लाने की इन सब चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाए। मैंने टारगेट रखा है अपने खुद के लिए, मार्च में सारी चीज़ें मुझे ट्रैक पर लेकर के आनी है। जो आपकी क्विजेज जो मैंने आपसे बोला भी था कि जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो मंथली में लेकर के आ रहा हूँ क्विज, वो भी मार्च में पूरा कंप्लीट करना है मुझे। ये मैंने अपने लिए टारगेट रखा है। और जो टाइमिंग का इशू चल रहा था, मॉर्निंग में जो हमारे वीडियोस लेट अपलोड हो रहे हैं, वो भी मेरा टारगेट रख रहा हूं मैं खुद से कि मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में वीडियोस आपको मिल जाने चाहिए। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।